तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी कर रही है? देखिए, पार्टी 2024 से ही चुनाव के मूड में है और लगातार मंथन चल रहा है, चिंतन हो रहा है प्रत्याशियों के चयन को लेके, रणनीति को लेके, और निश्चित ही हम 2027 में सरकार बनाएंगे। जो मुकाबला है वो बीजेपी और सपा में ही है कि 2027 में पीडीए की आंधी आने वाली है और भाजपा ढूंढने से नहीं मिलेगी। आप लिख के ले लो, 100 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी भाजपा। जिस हिसाब से बंगाल का इलेक्शन हुआ है, चुनाव आयोग पर हम तो शुरुआत से ही हमने उंगली उठाई है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कर रहा है। अब चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो मुझे लोगों के सवाल होते हैं, मैं तो उनके सवाल रख रहा हूँ, तो केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में चुनाव आयोग काम क्यों नहीं कर? उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं और जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद हर पार्टी की नज़र, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, हर किसी पार्टी की नज़र अब उत्तर प्रदेश पे बनी हुई है। आज हमारे साथ सपा पार्टी के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अभिषेक जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी पार्टी, क्योंकि आप जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्य रूप से 2 जो पार्टियां हैं उनमें घमासान होने वाला है। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2027 की तैयारियां जो है लगभग शुरू हो ही रही हैं, बिगुल तो बज ही चुका है। तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी कर रही है? देखिए, पार्टी 2024 से ही चुनाव के मूड में है और लगातार मंथन चल रहा है, चिंतन हो रहा है प्रत्याशियों के चयन को लेके, रणनीति को लेके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2024 से ही पार्टी बिल्कुल चुनाव के मूड में है और निश्चित ही हम 2027 में सरकार बनाएंगे। जी, जैसा कि सबको पता है कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और सपा में ही है और जिस हिसाब से 2024 के नतीजे रहे हैं, जिस हिसाब से पीडीए एकजुट हो रहा है, पार्टी का नेतृत्व इसी विचारधारा को आगे लेके चल रहा है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2027 में पीडीए की आंधी आने वाली है और भाजपा ढूंढने से नहीं मिलेगी। आप लिख के ले लो, 100 सीटों से ज़्यादा नहीं आएगी भाजपा। जी। ऐसी क्या चूक रही 2022 में जो चुनाव हार गई और 2027 में आप उन गलतियों को ना दोहराएं, वो क्या रहेंगी? देखिए, 2022 में पार्टी ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। अगर हम एनालाइज करें इस चीज़ों को लेके तो आप पाएंगे कि 50 सीटें ऐसी हैं जिनको हम बहुत छोटे मार्जिन से आ रहे हैं। 25 सीटें तो लगभग ऐसी हैं जो 1500 से और 200 की वोटिंग से आ रहे हैं। मतलब नाम मात्र के ये हार जीत है। अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो यकीन मानिए 2022 में सपा की सरकार होती और हम और यहाँ बैठकर 27 के चुनाव में बात कर रहे होते कि वो भी हम आसानी से जीत रहे हैं। जिस हिसाब से बंगाल का इलेक्शन हुआ है, चुनाव आयोग पर हम तो शुरुआत से ही हमने उंगली उठाई है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कर रहा है। चाहे आप कुंद्रकी का चुनाव ले लीजिए, चाहे और भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता तो 22 में भी सरकार होती और 24 में भी हमारी सीटें 50+ होती जी, क्योंकि बहुत सारे 2-4 सीटें ऐसी हैं जो हम मुश्किल से 1000 वोटों से आ रहे हैं और लोकसभा जैसे क्षेत्र में 1000 वोट इतना मायने नहीं रखता। अगर आपने 2 बूथों पर काम कर लिया, 1000 वोट आसानी से जीता जा सकता है। पर कहीं ना कहीं जी ये दबाव है सरकार का, केंद्र सरकार का, चुनाव आयोग का, जिससे कि हम लोग। जब आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो मुझे लोगों के सवाल होते हैं, मैं तो उनके सवाल रख रहा हूँ, तो केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य में चुनाव आयोग काम क्यों नहीं कर पाता? देखिए, चोरी भी वहां होगी ना, यहाँ कुछ होगा। भाजपा अगर केरल में और तमिलनाडु में अगर उसका बेस होता तो चोरी कर सकते हैं। अब चोरी के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। पश्चिम बंगाल में तो अस्तित्व ही नहीं था ना, वो तो पहली बार जीती है। आप ये देखिए, 77 सीटों से लेके बंगाल में बीजेपी का इतना प्रचंड बहुमत आया, 207 सीटें के लगभग आए। चुनाव आयोग ने क्या किया है? कोई भी आम आदमी जो गैर राजनीतिक है, आप उससे बात करेंगे, वो आपको बता देगा कि चुनाव आयोग ने धांधली की है। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी वहां जाके धमका रहे हैं। ये वीडियो हमने और आपने देखा है, ये वीडियो में हमने और आपने देखा है पीछे क्या हो रहा है।
नहीं, वो तो लेकिन ये कह रहे थे ना, अगर मैं बात करूँ, आप अजय पाल शर्मा जी की बात कर रहे हैं, तो वो तो जो उपद्रव मचाने वालों के लिए एक तरीके से वार्निंग दे रहे थे कि इस तरीके का माहौल खराब ना हो, ताकि जो शांतिपूर्ण जो है वो चुनाव हो सके और वोट डाले जा सके। तो देखिए, इतने चुनाव हो गए, हम और आप मीडिया कवर कर रहे हैं, हम भी छोटे कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हमने भी देखा है कि पर्यवेक्षक का क्या रोल होता है। ये तो नहीं होता जो अजय पाल शर्मा जी ने वहाँ किया, तो ये तो जबरदस्ती का है कि लोगों पर दबाव डाला गया। इंद्रकील में हमने देखा, वो लोगों को वोट डालने नहीं निकलना दिया, उन्होंने टारगेट किया कि ये मोहल्ला बूथ किस समाज के हैं और वो समाज किसका वोटर है, नहीं जाने दिया। जब आदमी वोट डालने ही नहीं जाएगा लोकतंत्र में, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। और ऐसे चुनाव, मैं क्या कहूँ कि ये सबको मालूम है, बंगाल का चुनाव अपने आप में चुनाव आयोग के लिए एक शर्मिंदगी है। आज हम जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, सबको अच्छा लग रहा है, पर आप यकीन मानिए जब उन पे उंगलियां उठेंगी तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। 2027 में अकेले सक्षम है समाजवादी पार्टी या फिर महागठबंधन के साथ जाएगी? निश्चिंत ही हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विचार है उनका, वो क्या करेंगे, पर हम लोग अभी तक हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है, और मुझे लगता है कि इसी के अनुरूप ही हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे होते हैं बहुत स्पष्ट रूप से वो काम करते हैं, धर्म को लेकर बहुत स्पष्ट रहते हैं, और अयोध्या के बाद अब वो मथुरा की बात करते हैं। मथुरा एक अहम भूमिका निभाती है, 5 विधानसभा सीट है, और न सिर्फ ये सीट है बल्कि एक मुख्य रूप से बहुत मजबूती के साथ काम करती है हर चुनाव में। तो आपके पास क्या मुद्दे हैं, पहले तो इन पर बात कर रहे हैं। तो हम लोग जनता ही हमारा मुद्दा है, विकास हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमने 12-17 के बीच में जो काम किए हैं, हमारे पास अनगिनत काम है जो हम जनता को बता रहे हैं, तो बताते भी हो, जनता उसको समझती है कि हमने क्या किया है। बीजेपी ने मंदिर मस्जिद के अलावा, समाज को बांटने के अलावा, जातियों को बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया। मथुरा के अंदर 2 सांसद हैं, 5 एमएलए हैं, 2 एमएलसी हैं बीजेपी और उनके सहयोगियों के, जिला पंचायत और मेयर हैं अनगिनत। मैं चैलेंज करता हूं कि वो 10 काम ऐसे बता दें जो उन्होंने ऐसे किए हों, जो मथुरा के आम जनमानस के लिए, मथुरा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो उसमें उन्होंने कुछ काम किया हो। कुछ ही नहीं है, खाली हाथ हैं, बताने के लिए उन पर कुछ नहीं है। आप उनसे बात करोगे तो वो यही कह देंगे हमने राम मंदिर बना दिया, हमने ये बना दिया। मंदिर तो आपने बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया। हो सकता है उस समय कोई और सरकार होती, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाती। हम भी हिंदू हैं, हम भी मानते हैं, हम भी अपने देवी देवताओं को मानते हैं, परंतु राजनीति में हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। हमारे नेता भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, परंतु हम ये कभी दिखाते नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। मथुरा के अगर बात करें तो कोई ऐसे चेहरे हैं जो हमें विधायक के तौर पर 2027 में चुनाव लड़ते हुए नजर आए? देखिए, मथुरा में हमारे कई उम्मीदवार हैं जिनको राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कहा गया है कि आप लोग तैयारी करिए, और वो लोग निरंतर क्षेत्र में लगे हुए हैं। मैं अभी नाम आपको नहीं बता पाऊंगा, परंतु कई चेहरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फील्ड में लगे हुए हैं, और जैसे ही चुनाव घोषित होगा वो चेहरे आपके सामने आ जाएंगे कौन कौन चुनाव। जी, मैं मथुरा के लिए बात करूं तो मेरा आखिरी सवाल है कि मथुरा के लिए क्या देने वाली समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके पास तो मुद्दा स्पष्ट है, वो तो यमुना जी और बांके बिहारी कॉरिडोर और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे हैं उनके पास। आपके पास क्या है? मैं बड़े आत्मविश्वास से ये कह रहा हूँ कि हमने जितना काम मथुरा में किया है, बीजेपी की सरकार पिछले 9 सालों में नहीं कर पाई है। आज कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप मथुरा में देखेंगे वो सपा की देखेंगे, चाहे यमुना का पुल हो, चाहे ये मछली फाटक का ब्रिज हो, चाहे ये 4 लेन की व्यवस्था हो चारों पूरे मथुरा में, मथुरा से गोवर्धन, गोवर्धन से बरसाना, बरसाना से छाता, ये सब सपा की देन है। नगर निगम का प्रस्ताव भी सपा लाई थी, पर यहाँ के साधु संतों ने और आम लोगों ने उसका विरोध किया, तो वो विरोध सपा ने उसको रोक दिया। कॉरिडोर की बात है, कॉरिडोर के लिए भी प्रस्ताव सपा लाई थी,
बोर्ड बनाने के लिए, वो भी साधु संतों ने कहा, विरोध किया, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। हमारे नेता ने उनका सम्मान किया, उनकी भावनाओं का। आज किसी की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर कॉरिडोर बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर भी मंदिर बनना है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास नए मुद्दे हैं। ये रही यमुना जी की बात, तो यमुना मैया की दुर्दशा तो हम और आप भी देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप भी हैं। हम लोग जब यमुना जी जाएंगे तो वो अपने आप पता चलती है, कहने की जरूरत नहीं है। कहना में बहुत और करने में बहुत अंतर है। यमुना जी बिल्कुल साफ नहीं है। साफ जब तक नहीं होंगी, जब तक मथुरा के नाले उसमें मिलते रहेंगे, साफ नहीं हो पाएगी। और यहाँ से प्रदूषित हो रही है यमुना, वो दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो प्रदूषण रोका जा सके। तो ये तो बीजेपी के मुद्दे हैं। सपा ने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, करा है, और आप यकीन मानिए सपा की सरकार आएगी, मथुरा में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और बहुत तेज़ी से विकास होगा, क्योंकि एक धार्मिक नगरी है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं और एक अपने साथ अपने दिमाग में मथुरा की एक इमेज लेके जा रहे हैं जी। आज ट्रैफिक की इमेज लेके जा रहे हैं, जाम में फंस रहे हैं, मंदिर पे मारपीट हो रही है लोगों के साथ, उसकी इमेज लेके जा रहे हैं। निश्चिंत ही हमारी सरकार आएगी, इन चीज़ों से निजात दिलाएगी। हमारा नेतृत्व पढ़ा लिखा नेतृत्व है, दूरदर्शी सोच वाला नेतृत्व है, हम बहुत अच्छा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे अभिषेक यादव, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी 2027 की तैयारी शुरू हो गई है, और लगभग वो कह रहे हैं कि उनके पास मुद्दे हैं, उनके पास प्लान है और पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।